दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे भी समझ में आ जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द property of memory of immune system। ये किस प्रॉपर्टी पे काम करता है? मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। की मेमोरी क्या होता है? जो हमने बताया था कि जो कुछ इम्यून सेल्स जो होती हैं, कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं, वो प्रिजर्व हो जाती हैं फॉर फर्दर एक्शन, और उन एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? मेमोरी सेल। ठीक है। तो इन वैक्सीनेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन मैंने वैसे तुम्हें बताया था पहले। वैक्सीनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई वायरस है, उसके लिए वैक्सीन बनानी है, तो उस वायरस को अधमरी फॉर्म में, ठीक है, या बिल्कुल ही इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में डाला जाएगा, ताकि बॉडी उसके लिए क्या बनाए? इम्यून रिस्पॉन्स। ये मैंने एग्जांपल समझाया था पोलियो के लिए, कि पोलियो के अंदर पोलियो जो ड्रॉप्स पीते हैं, वो 2-3 ड्रॉप्स इसीलिए पिलाई जाती हैं ताकि जो पर्सन है वो बीमार ना पड़े इतना ज्यादा। ठीक है। उसमें 2-3 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स में क्या प्रेजेंट होता है? उस 2-3 ड्रॉप्स में प्रेजेंट होता है मरा हुआ वायरस या इनएक्टिव वायरस पोलियो का, जिसकी वजह से बॉडी में धीरे धीरे इम्यून बनता रहता है। एक चीज और बताई थी मैंने कि जिस बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, वो बच्चा, उस बच्चे को फीवर आता है 1-2 दिन तक, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या बन रही थी? इम्यूनिटी। ऐसे ही कई साल तक जब वो मरा हुआ पैथोजन बॉडी में दिया जाता है, तो बॉडी में इतनी मेमोरी सेल बन चुकी होती है कि अगर असली में भी पैथोजन आ जाए तो उसको बीमारी नहीं कर पाएगा। तो इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन preparation of antigen proteins of pathogen or inactivated या weakened pathogen is introduced in our body। तो क्या करा जाता है वैक्सीनेशन के अंदर? वैक्सीनेशन के अंदर प्रिपेयर करा जाता है एंटीजन प्रोटीन। ठीक है। जो भी वो बीमारी करने वाला एंटीजन है, उसका या तो प्रोटीन प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है, या क्या प्रिपेयर करा जाता है? उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लिया जाता है या वीकेंड फॉर्म में लिया जाता है। और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड फॉर्म का मैंने एक वर्ड बताया था, उसे हम क्या कहते हैं? ए से स्टार्ट होता है, उसका नाम बताना। हाँ, एट्यूनेटेड। ठीक है। एट्यूनेटेड फॉर्म एंट्रेंस में लिखा आता है कि जो वैक्सीन होती है उसमें हम पैथोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? इनएक्टिवेटेड और वीकेंड के लिए वर्ड क्या बना है? बायोलॉजिकल एट्यूनेटेड। ठीक है, एट्यूनेटेड। तो वैक्सीनेशन के अंदर हम या तो मरा हुआ वायरस लेते हैं या मरा हुआ पैथोजन लेते हैं, और या उसका कोई प्रोटीन लेते हैं, वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारी बॉडी उसके लिए क्या बनाती है? हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है। और जब हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, तो हमें पता है जब भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, तो उसमें से कुछ एंटीबॉडीज को क्या कर लेती है? रिजर्व कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी सेल। अब वो मेमोरी सेल इतनी ज्यादा हो जाएंगी एक टाइम पे कि असली में भी अगर वो आ गया तो हमारी बॉडी में जिंदा नहीं रह पाएगा। तो दिस जनरेट मेमोरी बाय बी एंड टी सेल्स। ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या हो जाती है? मेमोरी जनरेट हो जाती है, किसके द्वारा? बी एंड टी सेल द्वारा। ठीक है। दैट रिकॉग्नाइज दैट रिकॉग्नाइज पैथोजन, जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। दैट रिकॉग्नाइज पैथोजन ऑन सबसिक्वेंट एक्सपोजर, मतलब जो पैथोजन दोबारा आता है हमारी बॉडी के अंदर, सबसिक्वेंट एक्सपोजर, एंड किल इट। ठीक है। तो जो वैक्सीनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो किस बेसिस पे होती है? कि हमारी बॉडी में उस वायरस के लिए, ठीक है, क्या बनाई जाए? मेमोरी बनाई जाए।
इतनी मेमोरी बनाई जाए उस वायरस के लिए कि अगर वो असली में भी आए तो हमारे बॉडी में जिंदा ना रह पाए। इसमें मैं तुम्हें एक चीज याद दिला देता हूँ, जब मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, तुमने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, शायद दीपिका ने पूछा था या सिमरन ने पूछा था, मुझे याद नहीं एक्यूरेट, कि सर ये चीज हम कोरोना वायरस के लिए क्यों नहीं कर पाए, है ना, याद होगा शायद तुम्हें। तो मैंने बताया था कोरोना वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर बार बार बदल रहा है, ठीक है, मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर एक्चुअल वो क्या कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, इसीलिए हम एक्यूरेट अभी तक उसके लिए क्या नहीं बना पाए, वैक्सीन नहीं बना पाए। जो भी कह रहे हैं कि जिस कंट्री में बन गई है, पर वो अभी तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं हुई कि हर देश में पहुंच सके, ठीक है, और ना ट्रायल्स पूरे हुए हैं उस वैक्सीनेशन के। तो मैंने यही आंसर दिया था उस टाइम पे, पता नहीं तुम पुरानी चीजें याद क्यों नहीं रखते। तो इम्यूनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, अब देखो बॉडी के अंदर तुमने क्या डाला, वैक्सीन डाला, है ना। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विनय से, ठीक है भाई, कि मैंने बॉडी के अंदर क्या डाला, मरा हुआ पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन, तो बॉडी क्या करेगी उसके लिए। हाँ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, इज द प्रोसेस, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट वैक्सीन, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर बॉडी एंटीबॉडी बनाती है किसके अगेंस्ट, वैक्सीन के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैंने यही बोला था विनय से कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर वैक्सीन डाल दूं, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, तो उसने आंसर क्या बोला, मेरी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट वैक्सीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो बॉडी जो पहली बार एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, जैसे मैंने बोला विनय तुम्हारी बॉडी के अंदर मैंने क्या डाले, मरे हुए पैथोजन डाले, तुम्हारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाएगा। पर तुम्हारी बॉडी उसके लिए मेमोरी सेल भी बनाएगी, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड डेवलप द एबिलिटी एंड डेवलप द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो इतनी बॉडी के अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, इतनी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल डेवलप हो जाएगी कि अगर वो पैथोजन बॉडी में रियल में भी आ गया तो बॉडी उसके लिए क्या कर पाएगी, उसको बिल्कुल ही न्यूट्रल कर देगी, मतलब बॉडी के ऊपर कोई भी सिम्टम्स नहीं आने देगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये था क्या, इम्यूनाइजेशन, कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन डाले जाओ, बॉडी के अंदर वायरस डाले जाओ मरे मरे हुए, ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जितनी बार तुम पैथोजन डालोगे तो बॉडी दे रही है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब वायरस वो असली में बॉडी में आ जाएगा तो बॉडी उसके लिए जो रिस्पॉन्स देगी वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन जब तुम्हें दी जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक दी जाती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन क्या होती है, बच्चे को 5 साल की उम्र तक पिलाई जाती है ना। तो हमने एंटीजन्स एंटीबॉडीज जो हैंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज कह रहा हूँ, हमने जो वैक्सीन हैंगी वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। हम किस टेक्निक से प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने तुम्हें समझाई थी कि हम एक जीन लेते हैं, उस जीन को हम डाल देते हैं प्लाज्मिड के अंदर, उस प्लाज्मिड को उठा के डाल देते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर। जब वो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड चला जाता है तो वो डिवाइड करता है बैक्टीरिया, और उस प्लाज्मिड के अंदर जो तुमने जीन डाला होता है, उस जीन के अंदर जिस भी चीज के लिए डाला होता है, जैसे इंसुलिन के लिए जीन डाला तो इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो हम एंटीबॉडीज किस टेक्निक से बना पा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम पढ़ेंगे बायोटेक में कि क्या मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल कुछ वैक्सीन्स का, ठीक है, तो वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स,
तो पहला एग्जांपल वैक्सीन का हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस कई तरीके की होती है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। किस वर्ड से बना हुआ है हेपेटाइटिस? लीवर के सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो लीवर का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस कहलाता है। अब हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या नाम है, किसी एक्सटर्नल कर्स की वजह से हो रही है, कई तरीके से होती है हेपेटाइटिस। तो उसके अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस के कितने पार्ट्स हो जाते हैं? ABC, कई पार्ट्स हो जाते हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। किसके बेसिस पे हो रही है वो, किसके इन्फेक्शन से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसकी वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जाती है? हम किसका इस्तेमाल करते हैं इसकी वैक्सीन बनाने के लिए? बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करते। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो बनवाने में कौन हेल्प करता है? वो बनवाने में हेल्प करता है ईस्ट, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वो कौन प्रोड्यूस करवाता है? प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। इसके जीन के अंदर हम क्या डाल देते हैं? वैक्सीन का जीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है क्या? वैक्सीन्स, बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं उस वैक्सीन की। फिर उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है किसके तौर पे? इंसानों के लिए, ठीक है। मतलब बहुत सारी वैक्सीन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है भाई। तो ये किसके लिए था? ये था अबाउट वैक्सीन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम था एलर्जी। तो मैंने क्या क्या समझा दिया? मैंने आज समझाया वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। और नेक्स्ट जो टॉपिक अब पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है? एलर्जी, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं एलर्जी। तो एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में टाइप IG कौन सी? ई, बढ़िया, ठीक है। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का दूसरा नाम होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, या एग्जरेटेड, कहते हैं ना किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना, GE आएगा वैसे यहाँ पे। तो बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स देना, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम टू अ सर्टेन एलर्जन, ठीक है। जो एलर्जी कस करते हैं उनका नाम क्या होता है? एलर्जन। तो बॉडी का बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होना, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में? किसी एलर्जन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये फिनोमेना कहलाता है एलर्जी। तो एलर्जेंस क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन भी एलर्जी कस करते हैं, अगर तुम्हें याद हो, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो एलर्जेंस प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सबको अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है भाई। जैसे किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, ठीक है। अब डस्ट में किसी को स्मेल से भी एलर्जी होती है, परफ्यूम की, ठीक है। तो सबका अपना अपना अलग अलग रिस्पॉन्स होता है इम्यून के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी में एलर्जन जाता है किसी भी पर्सन के, ठीक है, जिसको भी एलर्जी होती है किसी स्पेसिफिक चीज से, तो उसकी बॉडी उसके लिए इतना ज्यादा हाई अमाउंट में रिस्पॉन्स देती है कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इतना ज्यादा हाई अमाउंट में, वो क्या कहलाने लग जाता है? एलर्जी कहलाता है। तो इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, इट इज द एक्सरगेटेड रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स देना इम्यून सिस्टम का टू अ सर्टेन एलर्जन। एलर्जन क्या? जो क्या कस कर रहा है? एलर्जी कस कर रहा है। प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, इज नोन एज एलर्जी, इज नोन एज एलर्जी। तो बॉडी का बहुत ज्यादा अमाउंट में रिस्पॉन्स देना किसी पैथोजन के लिए, वो क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। जो सब्सटेंस एलर्जी कस कर रहा होता है उसका नाम होता है एलर्जन, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम, एलर्जन क्या होते हैं? तो एलर्जेंस होते हैं द सब्सटेंस विच कज एलर्जी, द सब्सटेंस, चाहे सब्सटेंस हो चाहे पैथोजन, कुछ भी कह सकते हो, द सब्सटेंस
which cause allergy is called allergens। ठीक है, एलर्जेंस के लिए जो बॉडी में इम्यून सिस्टम वर्क करता है या जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं? आईजीई एंटीबॉडीज। तो आईजीई एंटीबॉडीज आईजीई एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जेंस अगेंस्ट एलर्जेंस। ठीक है, तो एलर्जेंस के लिए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उनका नाम क्या होता है? आईजीई एंटीबॉडीज। ठीक है भाई, एक चीज और होती है हमारी बॉडी में जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स देती है, वो होती है मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल भी जो होती है वो किसके लिए वर्क करती है? एलर्जी के लिए वर्क करती है, मतलब एलर्जी के रिस्पॉन्स में वर्क करती है। तो मास्ट सेल का भी एलर्जी के रिएक्शन के लिए नाम लिखा जाता है। तो दो चीजें जो होती हैं एलर्जी के लिए काम करती है, एक आईजीई एंटीबॉडी एंड सेकंड वन इज मास्ट सेल। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया? यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने शुरू करी थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय प्रोवाइड करती थी कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती थी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के द्वारा। इनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स था उसका नाम था ह्यूमोरल एंड सेलुलर। फिर उसके बारे में पढ़ लिया, उनका मैकेनिज्म पढ़ लिया। उनको पढ़ते पढ़ते एक नाम आया एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ लिया और उसके टाइप्स पढ़ लिए, है ना। एंटीबॉडीज और उसके टाइप्स पढ़ने के बाद हमने नई टर्म स्टार्ट करी जिसका नाम आया वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन पढ़ा। ठीक है, और जब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा होता है किसी चीज के लिए तो उससे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा जिसका नाम था एलर्जीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया काफी कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में, जो किसके लिए चल रहा था? एक्चुअल चल रहा था एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स होती है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये कहाँ पर बनती हैं? ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बॉडी में अपने एक्शन रिएक्शन के लिए? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है एक टॉपिक जिसका नाम होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो हेडिंग डालेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो आज की नेक्स्ट हेडिंग है, ये किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग? ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को कौन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो बी लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं वो होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो कौन से होते हैं जरा ये बताते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम की पार्ट्स हैं बिकॉज ये इम्यून की सेल्स बनवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ने हैं उनका नाम है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी, जिसको हम लिखते हैं 1 डिग्री। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन। बच्चे इस चीज पे भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो इस प्रोजेक्ट में ये स्टार्ट हो जाता है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में भी तुम बता देते हो, और लिम्फॉइड ऑर्गन से क्या बनती है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो उनके बारे में भी आ जाता है, और उनसे क्या प्रोवाइड होता है? ह्यूमरल और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो भी आ जाता है। तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन जाता है 10-12 पेज का इजीली। ठीक है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को बनाते हैं। क्या हो गया, पागल हो गया क्या? सीधी नहीं कर रहा लाइन, चलो छोड़ो। तो दीज आर द ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो दीज आर द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को। they produce B and T lymphocytes. Next,
इसी वजह से इनका दूसरा नाम पड़ता है प्रोजेनिटर सेल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेनिटर प्रोजेनिटर जेनिटर सेल्स। तो जो किसी चीज को बना रही होती है, मदर सेल जो होती है, उसको प्रोजेनिटर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, आप देखो मैंने सिर्फ लिम्फोइड ऑर्गन बोला, एग्जांपल नहीं बोला अभी तक मैंने। ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेनिटर सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। वैसे एक्चुअल ऑर्गन कहना चाहिए था। ठीक है। तो ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, इनको बनाने वाले ऑर्गन कौन से होते हैं? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं? तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन मैरो। ठीक है। तो इनको बनाने में कौन हेल्प करता है? बोन मैरो। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन हुआ? बोन मैरो। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड इन, बाय नहीं बोलेंगे, इन बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर अलग सेल्स बनाती हैं। तो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो ये बोन मैरो में बनती हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हुए भाई? बी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हुए बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्यों भाई एग्जाम्पल? एक सेकेंड। बी एंड टी lymphocytes आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है। बी लिम्फोसाइट बनती है, बी इज बोन मैरो। नहीं गलत बता रहा हूँ, फिर दोबारा क्या चल रहा है? ठीक है। ये दोनों के दोनों बनते हैं किसके अंदर? ये दोनों के दोनों बनते हैं बोन मैरो के अंदर। लिम्फोसाइट्स ये दोनों के दोनों बनते हैं बोन मैरो के अंदर। बस फर्क ये होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट अपनी मौसी के घर चला जाता है रहने के लिए। इसकी मौसी कौन होती है भाई? थाइमस ग्लैंड। ठीक है। बिकॉज इसका नाम टी से स्टार्ट होता है, तो इसको अच्छा नहीं लगता कि मैं बोन मैरो में रहूँ। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बनते बोन मैरो में। पर टी लिम्फोसाइट जो होता है ये जाके मैच्योर होता है, मतलब अपनी मैच्योरिटी की जो लाइफ होती है, अपनी अपना साइज इंक्रीज करना जो होता है, वो कहाँ पर करता है? ये थाइमस ग्लैंड में। तो टी लिम्फोसाइट्स की जो मैचुरेशन होती है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड को इम्यून के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? बिकॉज टी लिम्फोसाइट आके इसके अंदर क्या करती है? अपनी मैचुरेशन शो करती है। ठीक है। तो ये याद रखना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो में बनते हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो में बनते हैं। पर टी लिम्फोसाइट के जो मैचुरेशन होती है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? थाइमस ग्लैंड में। तो टी लिम्फोसाइट की जो मैचुरेशन होती है वो होती है थाइमस ग्लैंड में। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था अभी। तो इसीलिए एग्जाम्पल होता है बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो इस वजह से बिकॉज यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। और थाइमस ग्लैंड इसलिए बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो रहा है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है, एंड आल्सो एक वर्ड और ऐड होगा, जहाँ पर बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती हैं एंड मैच्योर होती हैं। ठीक है। प्रोड्यूस एंड मैच्योर होती हैं, हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जाती हैं अपने वर्क के लिए। अब इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है किसी पैथोजन को मारना। ठीक है। तो किसी भी पैथोजन को मारने के लिए ये जिस ऑर्गन में जाके रहती हैं, उन ऑर्गन का नाम होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर बी एंड टी लिम्फोसाइट जाती हैं अपने एक्शन रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर मैचुरेशन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स
गोज फॉर, किसके लिए जाती हैं, फॉर सेंसाइजेशन, किसी सिग्नल को सेंस करने के लिए जो पैथोजन से आया है। सेकंड, अगर कोई सिग्नल आया, जैसे मान लो एपीसी सेल ने इनको सिग्नल भेजा कि बॉडी के अंदर पैथोजन आया है, तो उसके लिए क्या करेंगी, जैसे उसको सेंस करेंगे तो ये हो जाएंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, अपने पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करना। और जब ये अपने पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर देती हैं तो बना देती हैं एंटीबॉडी। और थर्ड थर्ड स्टेप क्या होता है इनका, एक्शन। तो तीन तीन फंक्शन शो करती हैं बी एन टी लिम्फोसाइट इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर बी एन टी लिम्फोसाइट जाती हैं अपने वर्क के लिए, ठीक है। तो इनका घर तो हुआ बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, और इनका जो ऑफिस है वो कौन सा हुआ, बी एन टी लिम्फोसाइट का ऑफिस कौन सा हुआ, ऑफिस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो एग्जांपल क्या क्या मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन हुए जहां पर बी एन टी लिम्फोसाइट जाती हैं अपने वर्क के लिए। क्या क्या वर्क होता है इनका, पहला वर्क होता है एक किसी भी सिग्नल को सेंस करना कि बॉडी के अंदर पैथोजन आया है या नहीं आया। अगर सेंस कर लिया कि बॉडी के अंदर पैथोजन आया है तो अपने किसी पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करना, दूसरा फंक्शन क्या हुआ, एक्टिवेशन। और जब अपने पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर देंगे तो बनाएंगे एंटीबॉडी, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ इनका, एक्शन। तो इसीलिए ऑर्डर में लिखा हुआ है सेंसाइजेशन, एक्टिवेशन एंड एक्शन। तो ये तीन एक्शन या तीन फंक्शन होते हैं बी एन टी लिम्फोसाइट्स के, कहाँ पर, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर बी एन टी लिम्फोसाइट जाती हैं किसके लिए, सेंसाइजेशन के लिए, एक्टिवेशन के लिए एंड एक्शन के लिए, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गई बात, व्हाट आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और यहाँ पर बी एन टी लिम्फोसाइट किस लिए आती हैं, फॉर सेंसाइजेशन, एक्टिवेशन एंड एक्शन के लिए आती है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जहाँ पर ये पाई जाती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं जहाँ पर ये एक्शन, सेंसाइजेशन और एक्टिवेशन के लिए जाती हैं, ऑर्डर में नहीं बोला मैंने। तो ये होते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जब भी तुम वर्ड सुनोगे स्प्लीन तो क्या बताना तुम्हें, ये क्या है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकंड हैगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स भी क्या है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। जहां पर भी बी एन टी लिम्फोसाइट जाएंगी सेंसाइजेशन, एक्टिवेशन एंड एक्शन के लिए, वो ऑर्गन कहलाने लग जाएगा सेकेंडरी। तो हम पढ़ रहे थे बारे में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर बी एन टी लिम्फोसाइट जाते हैं भाई जॉब करने। आ गया भैया, थोड़ा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं, एक एक आधे ऑर्गन के और एग्जांपल है जो मैंने नहीं लिखे, तो वो ऑर्गन से लिख देता हूँ मैं यहीं पे। वो होते हैं माल्ट, माल्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बोले जाते हैं। तो माल्ट क्या होते हैं, ये होते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजा क्या होता है, जहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये प्रेजेंट होगा हमारे जहाँ पर भी म्यूकस प्रेजेंट है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। तो मेजर ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स लाइक रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट होता है इसलिए उसकी सिक्रीशन जब ज्यादा हो जाती है तो अस्थमा हो जाता है। देन डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि फूड की मूवमेंट इजी हो सके और एचसीएल से बचा सके, जलने से। नेक्स्ट यूरोजेनिटल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी म्यूकस प्रेजेंट हुए होता है उसके अंदर ताकि यूरिन का फ्लो ठीक से हो सके और एसिडिक नेचर ऑफ यूरिन से बच सके स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक चीज और याद रखना, जो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी का टोटल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का कितना कंस्टिट्यूट करता है, 50%। तो 50% कंस्टिट्यूट करता है, 50% होता है ये टोटल, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन बॉडी, ठीक है। तो 50% कंस्टिट्यूट करता है क्योंकि बहुत जगह पे प्रेजेंट होता है म्यूकस हमारी बॉडी में। तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट होती है, बी एन टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है फॉर देयर एक्शन, ठीक है। नहीं, फॉर ऑर्डर में बोलेंगे सेंसाइजेशन, एक्शन एंड एक्टिवेशन एंड एक्शन, इन चीजों के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्प्लीन जो होती है वो रिजर्वर होती है। स्प्लीन के लिए भी जरा बात कर लेते हैं
कि स्प्लीन के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी या जाननी होती हैं पहले से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है एंट्रेंस का। तो स्प्लीन जो होती है यहाँ पर, इसको कहा जाता है, किसको याद है आरबीसी कहाँ पर मरती थी? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा था? किसी ने स्पीकर ऑन करा, कुछ बोला ही। छोड़ो। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान था, ग्रेवयार्ड था, वो था स्प्लीन, ठीक है। तो इट हैज रिजर्वर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स कौन सी होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। इरेथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। तो स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर रिजर्वर, मतलब जब भी बॉडी को ज्यादा नीड पड़ेगी तो उसके लिए हमेशा रिजर्व पड़ा रहता है, किसका? इरेथ्रोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का एंड फैगोसाइटिक सेल्स का। फैगोसाइटिक सेल्स बहुत सारी सेल्स हैं, जितने भी हमने न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल पढ़ी तो क्या होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सेल्स, जो ये ऑर्गन होता है स्प्लीन, ये भी क्या माना जाता है? एक मेजर ऑर्गन माना जाता है, किसके लिए? हमारी बॉडी में इम्यून प्रोवाइड करने के लिए। तो स्प्लीन क्या होता है? रिजर्वर होता है इरेथ्रोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का एंड फैगोसाइटिक सेल्स का, ठीक है। ये पैथोजन को रोक लेते हैं, ठीक है, और उसको किल कर देते हैं, मतलब ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या जा रहा है, पैथोजन जा रहा है या कोई बैक्टीरिया जा रहा है या कोई केमिकल जा रहा है, वो देखने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है, ठीक है। तो ये करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड ब्रॉन, है ना, जैसे हम पढ़ते थे वाटर ब्रॉन डिजीजेस। तो ब्लड के अंदर कौन माइक्रोब्स घूम रहे हैं, वो देखने का काम किसका होता है? स्प्लीन का, ठीक है। तो स्प्लीन जो होता है, ये फिल्टर करने में हेल्प करता है ब्लड को बाय ट्रैपिंग ब्लड ब्रॉन माइक्रोब्स को, ठीक है। तो ये था अबाउट वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, व्हाट आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स, डिस्क्राइब, ठीक है, विद एग्जांपल। या आ जाता है कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, उसके बारे में बताओ, ठीक है, और अपने एक्शन और रिएक्शन के लिए कहाँ जाती हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है लिम्फॉइड ऑर्गन के ऊपर। इंपॉर्टेंट है लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, स्टार्ट कर लेना, या जो तुम्हें मन करे वो कर लेना, ठीक है भाई। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मुझे सुना दो लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम दोनों विद एग्जाम्पल ऑल, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सारे सुनाने। तो देखते हैं भाई कौन सुनाता है। एक चीज जो मैंने बोलती स्प्लीन के लिए याद रखना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होती है? स्प्लीन। एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा तो फिर भूलना मत। हाँ पूरा सुनाना, कितना बड़ा है? छोटा सा है, देखो एक स्क्रीन पर आ गया पूरा। इजी है तो जतिन सुना देगा 2 मिनट में, पर वही है कि उसका मन नहीं है ना जतिन? सारे एक एक एग्जाम्पल। इसके साथ मैंने प्रोजेक्ट बनाया था 11th में, शायद या 12th में, याद नहीं मुझे। और 8th पे बनाया था या 10th पे बनाया था, 11th में। मतलब हमें मोस्टली वही प्रोजेक्ट बोले जाते थे, जो 11th में भी काम आ गया, 12th में भी काम आ जाए, बनाने पर 2 बार पड़े थे। ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, पता चल किसी ने लिखा है इसका नाम, मैंने सुनाने को बोल दूं। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? लिख लिया, बढ़िया, फिर सुना दो। लिख लिया तो लिखने वाला को और तेज याद होना चाहिए। अच्छा, जब किसी को एलर्जी होती है तो उसकी बॉडी के अंदर कॉमन सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? जैसे किसी का भी याद करो जो तुम्हारे। हाँ इचिंग हो जाती है, जैसे तुमने। हाँ, रेड रेड दाने हो जाते हैं, और हाँ, और 2 बार जल्दी से बढ़ गया। हाँ तो जैसे तुमने, हाँ, कॉमन सिम्टम देखे होंगे, जैसे कि स्नीजिंग, नाक बहना, है ना, और आंखों में पानी आना जब भी डस्ट आ रही है, और रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेडनेस, ठीक है। तो ये जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। तो वो तो खैर तुमने देख ही रखे होंगे। फिलहाल सुना दो, जतिन बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है सुनाने में। चलो जतिन सुना दो, मुझे पढ़ा है अभी। हाँ हाँ, एक चीज और सुन लो सब बच्चे, जो मैंने बात बोली है बोन मैरो, ठीक है, याद रखना। जितनी हर हड्डियों के बीच में खोखलापन होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है।
और जो रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं, ये हर बोन मैरो नहीं बना सकती। तुम सोचो कि तुम्हारी जो फिंगर्स की हड्डियां इसके इसके अंदर से भी हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती होगी, नहीं। जितने भी सेल्स बनाने वाली बोन मैरो होती है हमेशा लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी थाई की बोन्स होगी, फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, ह्यूमरस हो गई हमारी, जो हमारी बाइसेप्स की वाली बोन है, ठीक है। तो जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी की, सिर्फ वो प्रोड्यूस करती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। छोटी जितनी भी बोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करती। तो याद रखना, हमेशा वर्ड बोला जाता है लॉन्ग बोन मैरो, ठीक है, लॉन्ग बोन्स बोन मैरो। जितनी भी बड़ी बोन्स होती हैं उनकी बोन मैरो प्रोड्यूस करती है। चलो भाई सुना दो जल्दी। बढ़िया। बढ़िया। बहुत अच्छे। हम्म। हम्म। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे सुना रहे हो। एग्जाम। अपेंडिक्स, बहुत बढ़िया। और एक और रह गया लास्ट। माल्ट, ठीक है, माल्ट गाल्ट बहुत तरीके के नाम होते हैं इसके, सबके लास्ट में आर ए एल टी आता है। बढ़िया। कितना कंस्टिट्यूट करता है टोटल इम्यून सिस्टम का? 50%। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर भाई जतिन फॉर्म में आते हुए अपने इस बार टॉप मारेगा जतिन। हाँ। चलो ठीक है भाई, अभी किसी की सेल्फी दिखी भी नहीं थी। चलो तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है भाई। तो हमारी जो इम्यून सेल हैं, मैंने एक बार एक वर्ड समझाया था कि हमारी इम्यून सेल जो होती हैं वो कभी कभी ना भूल जाती हैं एक अपनी और दूसरे के बीच में फर्क पहचानना, कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है या किसी दूसरे की बॉडी का पार्ट है, ठीक है। कहने का मतलब, मैंने तुम्हें बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट होती है वो रिकॉग्नाइज करती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, याद आ रहा है? मैंने बताया था जो टी लिम्फोसाइट, हाँ, टी लिम्फोसाइट होती है वो रिकॉग्नाइज करती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में। तो जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में कैपेबिलिटी अगर खत्म हो जाए हमारी एंटीबॉडीज की, मतलब लिम्फोसाइट्स की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस कर पाने की, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है, हमें उस बीमारी का नाम होता है ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज। तो याद रखना, ऑटो इम्यूनिटी बच्चे सोचते हैं कि मतलब हमारी बॉडी की जो खुद की इम्यूनिटी है उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, नहीं। ऑटो इम्यूनिटी भी ऑटो इम्यून डिजीज का ही एक छोटा नाम है, ठीक है। चलो तो डिजीज एंड डिसऑर्डर्स पे आ चुके हैं, अब हमें सिर्फ बीमारियों के बारे में पढ़ना है। तो अब हेडिंग डालेंगे ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। इसकी सिर्फ डेफिनेशन और थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ ताकि तुम फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर सको। तो सबसे पहला है हेडिंग ऑटो ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी। खुद के लिए इम्यूनिटी बना दी बॉडी ने, ठीक है, खुद के सेल्स के लिए इम्यून सेल्स बना दी, तो क्या कहलाएगी? ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? समटाइम्स ड्यू टू, इसका रीजन मैं समझाऊंगा क्यों होता है ये। समटाइम्स ड्यू टू, वैसे एक्चुअल रीजन बायोलॉजी में पता नहीं है, पर जो मैंने अपनी नॉलेज से जो पढ़ा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड सम अननोन रीजंस, द बॉडी अटैक द बॉडी अटैक या द बॉडी इम्यून अटैक सेल्फ सेल्स, ठीक है। तो बॉडी का इम्यून अटैक करने लग जाता है खुद की सेल्स पे, ठीक है। तो कुछ अननोन कारण की वजह से बॉडी का जो इम्यून सेल्स होती हैं खुद की सेल्स पे अटैक करने लग जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, वो होता है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। रिमोटॉइड
अर्थराइटिस। अर्थराइटिस अलग अलग टाइप की होती हैं, पर यहाँ पर हम एक ऑटो इम्यून अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं जिसका नाम होता है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। सेकंड होती है ऑटोइम्यून डिजीज का एग्जांपल, दैट इज डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, और एक और होता है मैस्थीनिया ग्रेविस।